नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ये आपको सुमेलित कीजिए के पैटर्न में पूछा गया है। यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है उस उपसर्ग से बना हुआ शब्द। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि सब आ से चालू हुआ है, सब का प्रारंभ यहां भी इस आ से है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय वाला प्रश्न हुआ, खासकर उपसर्ग वाले प्रश्नों की यदि मैं बात करूं, और यदि ऐसा प्रश्न आता है कि आपको शब्द दे दिया जाता है और पूछता है कि फलाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूं वो ये है कि आप इधर से शब्द, सार्थक शब्द निकालना शुरू करें। जैसे यहां पर अनुपयुक्त शब्द है, यहां पर मैं यदि शब्द निकालना प्रारंभ करूं तो मुझे एक शब्द मिलता है उपयुक्त, ये शब्द मिलता है मुझको, और इसके उपसर्ग की यदि मैं बात करूं तो बाकी बच जाता है यहां अन, न पर हलंत होगा, जो कि इस उ ने इसको पूरा किया होगा। तो यहां से अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द हो गया है अनुपयुक्त। तो पहला जो इस पर दिख रहा है उसका आंसर हो जाएगा यहां पर ब। इसी प्रकार अन्याय, यदि मैं यहां पर अन्याय शब्द से उपसर्ग निकालना चाहूं तो यहां पर अ धन न्याय, न्याय शब्द मुझको मूल शब्द के रूप में मिल रहा है, इसीलिए अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अन्याय। अब अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द तो मुझे यहां पर तो ये डायरेक्ट दिख रहा है अन बन। अनु शब्द से बना है अनु उपसर्ग से अन्वेषण, यहां पर यण संधि का उदाहरण है, मुझे यहां पर दिख रहा है अनु धन एषण। यदि करूंगा तो यहां पर उ और ए का मेल होगा और यहां से वे बन जाएगा, क्योंकि यण संधि के अंतर्गत य व र ये तीनों चिन्ह हमको हिंदी में दिखाई पड़ते हैं। यहां पर न जो है ये आधा रह जाएगा, पीछे छूटा होगा अ, इधर बच जाएगा क्षण। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपको एग्जाम में देता है, और यदि इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको कंफ्यूज एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए और यहां से आप पूरा अंक ला सकते हैं। इस सेक्शन को छोड़ना मतलब 1 नंबर फ्री में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संज्ञा से संबंधित है। आपको इस प्रकार शब्द दिया हुआ है उस पार, और इस पार दिया हुआ है संज्ञा का नाम। तो पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, हिंदी किस प्रकार की संज्ञा है, प्रेम और मेला ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। बहुत आसान सा प्रश्न है। पर्वत जो शब्द है इससे हमें एक जाति का बोध होता है, यानी पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यदि मैं यहीं पर कहता हिमालय या नंदा देवी, रॉकी, एंडीज, किसी भी पर्वत का नाम, तो वो हमें एक विशिष्ट पर्वत के नाम का बोध कराता। उस स्थिति में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत। हिंदी शब्द एक विशिष्ट भाषा का नाम है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहती है कि जिन नामों से या जिन संज्ञाओं से हमें किसी विशिष्ट का बोध हो। तो हिंदी जो शब्द है इससे हमें विशिष्ट भाषा के नाम का बोध हो रहा है, इसीलिए हिंदी शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है प्रेम। प्रेम एक भावना है। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दो प्रकार के भाव आते हैं। एक को कहा जाता है मानवीय भाव,
मानवीय भाव के अंतर्गत हमारे मन में उपजने वाले जितने भाव हैं सबके सब मानवीय भाव कहलाते हैं। जैसे क्रोध, दया, प्रेम, करुणा, ममता, सब के सब मानवीय भाव के अंतर्गत रखे जाते हैं। जबकि दूसरा जो भाव है ये कहलाता है निहित भाव, या इसे ही आप कहते हैं कारण भाव। निहित भाव या कारण भाव जो है ये किसी शब्द के स्वरूप में होने का कारण होता है। जैसे मान लो कोई शब्द है ईमानदार, तो ईमानदार किसी व्यक्ति को जब आप बोलते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है उस व्यक्ति की ईमानदारी। यदि ईमानदारी ना हो तो वो व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता, इसीलिए इसको कारण भाव भी कहा जाता है। तो यहां पर यदि आप देखें तो प्रेम शब्द मानवीय भाव के अंतर्गत आता है और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हमारे पास बच गया है मेला। मेला शब्द एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो कि एक समूह के नाम को इंगित करता है। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे आपने सुना होगा सभा, समिति, गिरोह, झुंड, दल, समूह शब्द स्वयं, गुच्छा, वृंद, दल हमने लिख लिया है, वृंद, गण, वर्ग, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत? सेना शब्द हो गया। ये सारे के सारे शब्द आते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत जातिवाचक, यानी 3 से शुरू होगा। 3 1 2 4, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर बात हो रही है उस शब्द की जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आप सभी को पता है कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं हरा पेड़ या लाल कुर्ता या लंबा लड़का, ऊंची दीवार। इन सभी में यदि आप देखें तो एक शब्द जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। हरा शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है, लाल शब्द कुर्ता की विशेषता बता रहा है, लंबा शब्द लड़का की, और ऊंची शब्द जो है ये दीवार की विशेषता आपको क्रमशः बता रहे हैं। अब आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जिस शब्द के द्वारा आप विशेषता बता रहे हैं इसको कहा जाता है विशेषण शब्द, ये विशेषण है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है इसको कहा जाता है विशेष्य। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको जाहिर सी बात है इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा विशेषण। क्रिया विशेषण तो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और उपमान वे शब्द होते हैं जिनसे तुलना की जाती है। उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट आप कर्मधारय समास के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मैं कहूं चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, तो यहां पर चेहरे की तुलना हो रही है चांद से, तो चांद हो गया उपमेय और चांद हो गया यहां पर उपमान। उपमान तो उपमान जब तुलना का भाव होता है उस स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशेष्य। विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की आप विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है ये आपको शब्दों में फंसाते हैं। यहां पर पूछ क्या रहा है, जिस विकारी शब्द से
संज्ञा की व्याप्ति जो है वो मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी भी विकारी शब्द की व्याप्ति मर्यादित हो उसको कहा जाता है विशेषण। विशेषण जैसे मैं अगर कहूं व्याप्ति मर्यादित कैसी होगी, इस चीज को ध्यान से देखना। जैसे मैं कहता हूं लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, तो यहां पर मर्यादित कैसे हो रहा है सर? कपड़ा ये लाल है, लाल के अलावा ये कुछ दूसरा नहीं है, हो गई मर्यादित, सीमित हो गई, इसकी मर्यादा हो गई कि ये कितना है, ये लाल का है बस, ये नॉन रेड नहीं है, ये रेड है केवल। जैसे मैं अगर कहूं कि सच्चा लड़का, तो लड़का जो है वो सच्चा है, मर्यादित हो गई, सच के अलावा वो कुछ नहीं बोलता, मर्यादित हो गया यहां पर लड़के का गुण। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित होती है उनको कहा जाता है विशेषण। ध्यान से आप देखेंगे तो लाल शब्द कपड़े की विशेषता बता रहा है, सच्चा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से ये सच्चा शब्द, लाल शब्द, ये विशेषण है और इनके द्वारा ही व्याप्ति मर्यादित होती है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर विशेषण की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहां पर क्रिया विशेषण की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो सीधा विशेषण शब्द देखता है और तुरंत गुणवाचक विशेषण खोजने की लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आप गुण विशेषक खोजेंगे, गुणवाचक विशेषण, तो आपको काला शब्द दिख जाएगा, लेकिन आपको पूछ रहा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द कहाँ है सर? क्रिया विशेषण शब्द है तेज, क्योंकि दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता तेज शब्द के द्वारा आपको बताई जा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण का उदाहरण है? देखिए ये जो उस शब्द है ये बेसिकली सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है और सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इस, उस, यह, वह, ये, वे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर चूंकि आपको प्रश्न में पूछा है उस शब्द के बारे में, तो यहां पर उस शब्द जो है ये संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। लेकिन यहीं पर अगर 500 पृष्ठ शब्द में कौन सा विशेषण है बोलता, तो पृष्ठों की विशेषता की वो संख्या में कितनी है? 500, यानी वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाता। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए आप ये देखे होंगे कि कहीं पर कोई विशेष चीज को यदि दिखाना है, कोई विशेष चीज यदि कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें किसी विशेष चीज को, ये देखिए विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे आप एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन कर लो ऐसा बोलते हैं ना। तो ये अंडरलाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिंदी में अधोरेखा। देखिए हमारी हिंदी में रेखाएं जो हैं ये दो प्रकार की हैं। एक रेखा जिसको आप शब्द के ऊपर लगाते हैं, जैसे ये रहा ऊपर वाली रेखा, इसको बोला जाता है शिरोरेखा, इसको बोला जाता है शिरोरेखा। अब दूसरा जिसको आप किसी की विशेषता दिखाने के लिए दूसरे प्रकार की रेखा प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो मुझे इस राम शब्द को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक ऐसा लाइन खींच देता हूं, इसको बोला जाता है अधोरेखा, इसको अधोरेखा बोला जाता है। आपको यही पूछ रहा है वाक्य में, प्रश्न में, कि किसी पद
या उपवाक्य आदि की जो विशेषता दिखाने के लिए आप जो रेखा खींचते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अधोरेखा चिन्ह या अधोरेखा। अगला, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह देखिए, निर्देशक चिन्ह बेसिकली निर्देश करने का काम करता है। कैसे निर्देश करेगा? जैसे आप किसी चीज का लिस्ट देते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि जानकारियां या सामग्रियां, आवश्यक सामग्रियां निम्नांकित हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? निर्देशित कर रहे हैं। इसके बाद फिर पहला दूसरा जो भी सामग्री है उसको आप लिखते हैं। तो ये जो चिन्ह आपने प्रयोग किया है निर्देश करने के लिए, इसी को कहा जाता है क्या? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह है। तो ऑप्शन में देखिए, ये तो प्रश्नवाचक है, आप देख पा रहे हैं। ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है, और उद्धरण चिन्ह का ये इकहरा प्रकार है। इकहरा मतलब सिंगल इन्वर्टेड जिसको आप बोलते हैं। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है डबल इन्वर्टेड, इसको बोला जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये दोहरे उद्धरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है। यहां पर अंतर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, इकहरा उद्धरण में और दोहरा उद्धरण में। इकहरा उद्धरण का प्रयोग किसी विशेष चीज को इंगित करने के लिए आप प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बचपन का नाम फलाना था, है ना, जैसे आप पढ़ते ना, महात्मा गांधी के बचपन का नाम। अब आप मोहन शब्द को विशिष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मोहन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड में आप बंद कर देंगे। ये देखिए, आपने सिंगल इन्वर्टेड में क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। यानी विशिष्ट चीज को उद्धृत करने के लिए आप प्रयोग करते हैं इकहरा उद्धरण का। तो सर दोहरा उद्धरण कहां प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण का प्रयोग आप सब देखे हैं, लेकिन शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। दोहरा उद्धरण का प्रयोग कहां पर होता है? देखिए, राम ने कहा मैं नहीं आऊंगा। ऐसा, राम ने कहा मैं नहीं आऊंगा। इस स्थिति में राम अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपने ही बारे में बात कर रहा है। यानी किसी की बात को या किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उतारने के लिए आप जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसको कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आप किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उतारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है सर इकहरा उद्धरण में और दोहरा उद्धरण में। प्रश्नवाचक तो आप सभी को पता है, प्रश्नवाचक का प्रयोग आप कहां करते हैं? आप सभी को पता है कि वाक्य के अंत में या वाक्य में यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये वाक्य जो है ये अभी अशुद्ध वाक्य है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहां पर आपको अल्प विराम लगाना होगा, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। क्योंकि यहां तक जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आप एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह घर पर नहीं था। तो ये परंतु के पहले जो पॉज लिया है आपने, उसी को दिखाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये दोहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण आपसे अभी मैंने बात की, इसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, जो कि किसी भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द के तुरंत बाद लगता है। जैसे
अरे बाप रे, विस्मयादिबोधक, जो भी घटना हुई है उसको आप बताएंगे। अरे बाप रे, इतना पानी गिरा है। तो यहां पे ये जो अरे बाप रे शब्द है, ये बता रहा है आपके भाव को। इसका मूल वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपके भाव को दिखा रहा है। तो भावों के तुरंत बाद प्रयोग किया जाने वाला जो चिन्ह है उसको कहा जाता है विस्मयादिबोधक का। जैसे मान लीजिए आप किसी सड़क से जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अचानक से बहुत खराब गंध आने लगती है। अब क्या कहते हैं? छी, कैसी दुर्गंध है। छी, कैसी दुर्गंध है। तो यहां पर ये जो छी शब्द दिखाई पड़ रहा है, ये आपके भाव को दिखा रहा है। और ये जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मेरे पहले के जो शब्द है वो केवल भावाभिव्यक्ति के लिए है। इसका इस मूल वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो छी शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है हमारे यहाँ। ये केवल भाव को दिखाने वाला शब्द होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कहीं पर भी आप वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन इस प्रकार के शब्द देखते हैं तो उसके ठीक पहले एक चिन्ह लगता है, वो अल्प विराम होता है। और ये अल्प विराम का प्रयोग अभी मैंने आपको और एक जगह दिखाया था, शायद आपने ध्यान दिया हो कि नहीं। यहां जब किसी की बात को ज्यों का त्यों आप उद्धृत करना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड के ठीक पहले आप एक अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? देखिए, आप 8 प्रकार के जो प्रयोग के आधार पर जो 8 प्रकार के शब्द बताते हैं, उसमें शुरुआती जो 4 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया, इन 4 प्रकार के शब्दों को रखा जाता है विकारी शब्दों के अंतर्गत। जबकि बाकी के जो 4 हैं, यानी क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिबोधक, ये चारों शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द, या इन्हें ही नाम दिया जाता है अव्यय। अब आपको इस क्वेश्चन में ग्रुप बना दिया है कि कौन विकारी शब्द हैं। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चारों दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी वाक्य रचना में एक बेसिक रूल होता है कि जहां पर भी कारक का चिन्ह लगेगा उसके ठीक पहले वाला शब्द जो है ये इसका कारक होता है, इसको बोला जाता है विभक्ति। जैसे वाक्य में आपको कहीं पर ने दिखाई पड़े तो समझ जाना उसके ठीक पहले वाला शब्द जो होगा वो कर्ता होगा। यदि कहीं पर को दिखाई पड़े तो उसके ठीक पहले वाला शब्द कर्म होगा। कभी कभी संप्रदान भी होता है। इसके अलावा यदि कहीं पर से या के द्वारा शब्द दिखाई पड़े तो इसके ठीक पहले वाला शब्द जो है ये करण होता है। उसी नियम से जब आप चलते जाएंगे तो आपको सप्तमी में दिखाई पड़ेगा में और पर, और इसके ठीक पहले वाला शब्द जो होता है वो होता है अधिकरण। अब इस वाक्य को यदि आप ध्यान से देखें, तोता डाली पर बैठा है, आपको पर दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसके ठीक पहले वाला जो शब्द लिखा है डाली, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण। ये बेसिक रूल है, ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे प्रश्न कारक रचना से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न। अगला, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? देखिए, अब अधोगति शब्द को यदि आप देखेंगे तो यहां पर विसर्ग की संधि आपको दिखाई पड़ती है। एक नियम है हमारे यहां कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि कोई सघोष वर्ण हो, उस स्थिति में ये अ और विसर्ग मिलते हैं और ये बना लेते हैं ओ।
बाकी वाले वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी नियम को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसी नियम से अधोगति शब्द बना हुआ है। कैसे बना हुआ सर अधोगति शब्द? अभी 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। देखिए अधो शब्द जो है, अधोगति शब्द जो है ये बेसिकली बना है अधः धन गति से। अब अधः धन गति को यदि आप तोड़ेंगे तो आ धन ध धन आ धन विसर्ग धन ग धन टी। विसर्ग के पहले आपको दिखाई पड़ रहा है अ और विसर्ग के बाद ग। ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। आप सभी को पता है हर वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो उसी नियम से क और ख अघोष हैं, ग घ अंगा सघोष होते हैं। तो इस नियम के हिसाब से ये कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो होता क्या है सर इस कंडीशन में कि आ और विसर्ग मिलते हैं, ओ बन जाता है सर। अब इनकी कहानी खत्म। ओ जुड़ जाता है ध से, शब्द बन जाता है अधो गति, ऐसा। तो यहां पर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो आपको वापस से क्या मिलेगा? अधः धन गति। अधः जो उपसर्ग है, इसी उपसर्ग से यह शब्द बना हुआ है। आप देखिए शब्द के प्रारंभ में जुड़ा है, मूल शब्द है गति। गति शब्द के साथ जब आपने अधः उपसर्ग को जोड़ा है तो शब्द बना है अधोगति। तो आंसर हो जाएगा अधः। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है तरुच्छाया, तरुछाया, तरुछाया, तरुच छाया। ये बेसिकली व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि यदि किसी विसर्ग, किसी स्वर की संधि, यदि किसी भी स्वर की संधि छ से हो तो ये छ आधा च मिले छ में बदल जाता है। बस यही हुआ है यहां पर। इसको यदि आप वर्ण विन्यास करके पढ़ेंगे तो त धन र धन उ धन छ धन आ धन या। तो उ आया है छ के सामने। इस स्थिति में होता यह है कि ये जो छ है ये बदल जाता है आधा च मिले छ में। अब आ की मात्रा छ में लगेगी तो शब्द बन जाता है तरुच्छाया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छत्रधन छाया, इसको बहुत सारे लोग गलत करते हैं। छत्रधन छाया, छत्रधन छाया, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो छत्र छाया है। नहीं, छत्र छाया नहीं होगा यहां पे होता है ये छत्र छाया, ऐसा छत्र छाया। ये सही शब्द है, ये गलत होता है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यहां पर जब किसी स्वर की संधि आप कराते हैं किससे, किसी भी छ से, है ना, जब आप किसी स्वर की संधि कराते हैं छ से तो उस स्थिति में ये जो छ है ये आधा च मिले छ में बदल जाता है, ऐसा। कुछ नहीं, प्लस चिन्ह बाद वाला शब्द देखना, यदि वो छ से प्रारंभ हो रहा है और पहले वाला शब्द यदि स्वर पर खत्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्लस का चिन्ह हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा? आधा च लगाना पड़ेगा। चलिए, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरुच्छाया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। सही जोड़ा नहीं है, अच्छा देखिए, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है सरल का कुटिल होता है सर। सरल यानी सीधा, कुटिल यानी टेढ़ा या कपटी। दूसरा चर का अचर, ये भी सही है। वरदान का अभिशाप भी सही होता है, लेकिन आधार का विलोम आकार नहीं होता है, आधार का विलोम होता है निराधार। तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। फिर से विलोम शब्दों का सही जोड़ा ना हो उसको पहचानना है। पहला है मूक वाचाल, बिल्कुल सही। मूक यानी जो ना बोल सके, वाचाल यानी जो बहुत ज्यादा बोले। दूसरा है अनभिज्ञ अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ सही है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है।
अन शब्द जो है ये उपसर्ग लगा है अभिज्ञ शब्द के साथ, अभिज्ञ शब्द के साथ अन उपसर्ग लगा है तो वो उसका विलोम बन गया है, तो अनभिज्ञ अभिज्ञ सही है। अब आगे बढ़ते हैं, धर्म का अधर्म सही है, ठीक है, मतलब ये सही जोड़ा है भाई, आपको पूछा है जोड़ा कौन सा नहीं है। रुग्ण का सिक्त नहीं, रुग्ण का मतलब होता है रोगी, रोगी, और इसका विलोम होता है स्वस्थ, रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ, और सिक्त का मतलब होता है गीला, इसका जो विलोम होता है वो होता है सूखा, तो यहां पर ये सही जोड़ा नहीं है विलोम शब्दों का। मुख का वाचाल होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, धर्म का अधर्म सही जोड़ा है, लेकिन रुग्ण का सिक्त नहीं होता बल्कि स्वस्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, अच्छा सुमेलित कीजिए, यथार्थ शब्द, इधर शब्द दिया है, इधर आपको संधि का नाम दिया है, आपको पहचानना है। तो आप सभी को पता है कि संधि के, स्वर संधि के बेसिकली कुछ पहचान होते हैं, जैसे अगर शब्द के बीच में आपको आ दिखाई पड़े, ई दिखाई पड़े, बड़ा उ दिखाई पड़े, तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण के अंतर्गत आता है, आ सकता है। इसी प्रकार यदि ए दिखाई पड़े, ओ दिखाई पड़े, या वर्ण विन्यास करने पर अर दिखाई पड़े, तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण के अंतर्गत आ सकता है। इसी प्रकार यदि शब्द के बीच में ए दिखे, औ दिखे, तो आपको ये वृद्धि संधि का चिन्ह मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपको व दिखे, र दिखे या य दिखे, इन तीनों में से कोई वर्ण दिखे और इसके ठीक पहले वाला वर्ण यदि आपको आधा दिखे, आधा वर्ण के साथ य र या व लगा हो, तो यहां पर ये यण संधि का उदाहरण होता है। और यदि शब्द को वर्ण विन्यास करने पर आपको अय, आय, अव, आव दिखे, तो वहां पर वो अयादि संधि का उदाहरण माना जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, प्रश्नों में जाएंगे तो यथार्थ शब्द को देखेंगे, तो यथार्थ शब्द में वर्ण विन्यास करने पर आपको आ शब्द के बीच में दिखेगा, और इसका जब वर्ण विन्यास जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक शब्द मिलेगा यथा और दूसरे तरफ शब्द मिलेगा अर्थ, तो यथा धन अर्थ, आ का मेल हो रहा है अ से, मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा, तो ये यथार्थ जो है ये दीर्घ स्वर संधि में आ गया। दूसरी तरफ रसनेन्द्रिय शब्द, इसका जब आप वर्ण विन्यास करेंगे तो ये बनेगा रसना धन इंद्रिय, आ का मेल हो रहा है ई से और यहां बन रहा है ए, शब्द के बीच में यदि ए हमको दिखाई पड़ता है तो वो गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। एकैक शब्द को यदि आप देखें तो यहां पर एक, धन, एक, ये इसका विग्रह हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, आ का मेल हो रहा है ए से और यहां पर बन रहा है ऐ, जो कि चिन्ह होता है किसका, वृद्धि स्वर संधि का। नयन शब्द को यदि आप देखें तो देखो शब्द के बीच में आपको अय दिखाई पड़ेगा, न धन आ धन, य धन आ धन, न धन आ, कहां दिख रहा है सर अय, ये दिख रहा है सर अय, अय, अय चूंकि ए के बदले आया था इसीलिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन, और ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग, पर यानी दूसरा, सर्ग यानी जुड़ना, जो दूसरों के साथ जुड़े उसको कहा जाता है परसर्ग। तो संज्ञा, सर्वनाम, इनके साथ जुड़ता है कारक चिन्ह, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परसर्ग। अगला शब्द या अगला प्रश्न जो है ये पर्यायवाची का है। प्रश्न पूछा है अंतक और दंडधर किसके पर्यायवाची हैं? अंतक, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, का यदि अलग से प्रत्यय लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है करने वाला, तो अंतक, अंत करने वाला, दंडधर जो दंड धारण करे,
किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? शिव के हो सकते हैं क्या? अंत करता है सर, लेकिन क्या दंड धारण करता है? नहीं सर, तो ये गलत है। कामदेव अंत नहीं करता है, विष्णु अंत नहीं करते हैं, यमराज अंतक भी हैं और दंडधर भी हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीर शब्द कैसा शब्द है? कान, हिंदी, ठाट बाट। इधर दिया है शब्द का प्रकार कौन सा है। देखिए नीर शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, नीर संस्कृत का शब्द है, इसीलिए आप शब्द देखते हैं नीरज, नीरज शब्द देखते हैं, नीर का अर्थ होता है पानी, तो ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। कान शब्द है तद्भव शब्द, जो कि संस्कृत के कर्ण शब्द से बना है, कर्ण बदल करके क्या हुआ है? कान, तो ये तत्सम शब्द है कर्ण, और ये इसका तद्भव हो गया। हिंदी शब्द आप सभी को पता है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, यानी हिंदी शब्द जो है बेसिकली विदेशक शब्द है। इसके बाद ठाठ बाट शब्द, ये देशज शब्द का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, सर 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 शब्द, अच्छा समास से आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन से समास का उदाहरण है। अब मजे की बात यह है कि सब में पहला पद जो है ये आपको संख्यावाची दिख रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होता है। देखिए 31 शब्द की बात हो रही है ना, 31 शब्द का यदि आप विग्रह करते हैं तो ये बनता है 30 और 1, यानी 2 पद हैं और दोनों पदों के बीच में आपको शब्द दिख रहा है और संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह जहां पर होता है वो उदाहरण होता है द्वंद्व समास का, तो यहां से आंसर हो जाएगा 31 का द्वंद्व। चतुरानन आप सभी को पता है 4 आनन हैं जिसके, ब्रह्मा जी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया है। त्रिभुज शब्द 3 भुजाओं के समाहार को या 3 भुजाओं के समूह को आप क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, यानी ये उदाहरण हो गया किसका? द्विगु समास का। एकाएक शब्द जो है ये पुनरावृत्ति से बना है, इसीलिए ये शब्द क्या बन गया? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हमने कोशिश किया है कि जो वर्तमान पैटर्न है सीजीपीएससी का, सीजी व्यापम का, उसके आधार पर आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाएं। तो ये थोड़ा छोटा सा प्रयास था आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।